इक्वल ट्राइंगल है जिसका साइड 12 सेंटीमीटर है और पूछना है मुझे एरिया बताना है लार्जेस्ट स्क्वायर विच कैन बी ड्रॉन इनसाइड इट। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। इसमें बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। देखिए स्टैंडर्ड्स वाले कई लोगों को तो इसका फॉर्मूला भी रटा होता है, पर मैं कुछ और करा के दिखाता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे ये दो ऑप्शन इतने वाहियात लगे कि इनको रिजेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे मैंने रिजेक्ट किया सर, अगर 12 सेंटीमीटर, अगर आपको याद हो मेरे डिस्कशन जो कि मैं 2016 से जब से यूट्यूब से वीडियो डाल रहा हूं तब से बोल रहा हूं, क्लासेस में तो मैं कई सालों से बात बोलता हूं कि स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल का ध्यान रखें। जब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड 2 होता है ना तो उसका एरिया जो होता है ना वो √3 होता है। और जब भी आपने साइड चेंज करी, लेट्स से साइड आपने 2 गुना करी तो एरिया क्या होता है 4 गुना हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स पे कभी ना कभी वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से, आपको समझाऊंगा। एरिया √3 होता है। अब देखो यहां पर साइड क्या हो गई 12 हो गई। अगर साइड 12 हो गई तो साइड हो गई 6 टाइम्स, 2 से 12 6 टाइम्स, एरिया क्या हो जाएगा 36 टाइम्स। आपको अगर √3/4 स्क्वायर आता है ना, आता है, आपको लगता है वो बहुत अच्छा है, इतना छोटा सा फॉर्मूला लगा लेंगे ना, मत लगाओ, समय की घोर बर्बादी है वो। ये चीज आप सीख लोगे, मैं आपको दिखाऊंगा कितने सवाल आपके लिए मजाक बन जाएंगे। तो यानी यहां पर आपको पता लग गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 36√3 है, यहां पर 6 टाइम्स 36√3। अब जरा जो स्क्वायर आप ड्रॉ करने जा रहे हो ना वो कहां ड्रॉ कर रहे हो, इनसाइड इट, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर बना रहे हो। अरे भाई तो उसका एरिया कम होगा कि नहीं होगा, होगा, समझ रहे हो ना, उसका एरिया 36√3 से कम होगा। अब जरा सी और डी को जरा देखना, ये तो अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेट ना किया तो ये हमारी मानवता की बेइज्जती है, ह्यूमैनिटी, राइट। इतना इंटेलिजेंस लेके कहां जाओगे भाई, इतना भी नहीं लगाओगे इसमें। 36√3 की वैल्यू आपको पता है 36 × 1.7 होता है, ये भी नहीं सोचना कितना होगा वो, ये पता है कि तीसरा और चौथा तो बहुत बड़े बड़े आंसर दिए भाई, इनके बारे में तो नहीं सोच सकते, इनको रिजेक्ट कर दो। अब एग्जाम में जो कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं और गलती से एग्जाम में अगर आपका 3rd और 4th ऑप्शन आता है, सोच लो आप अपने साथ कितना बड़ा गुनाह करके आते हो। तो उस गुनाह से मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बाकी चलिए देखते हैं, बाकी 2 ऑप्शन बचे आपको, आप कैसे सही करें। देखो एक चीज मुझे और दिख रही है कि दूसरा वाला ऑप्शन ना पहले वाले ऑप्शन का डबल है, 1512, 3024, 864, 1728 डबल है। तो यानी कोई एक निकाल लेते हैं, कुछ आइडिया लगाते हैं उससे। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर मेरे दिमाग में आ चुका है। ठीक है, फॉर्मूले से नहीं सर, ऐसे ही सोच के। देखिए मैं क्या विजुलाइज कर रहा हूं कि ये अगर मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल मुझे दिया है लेट से, और ये साइड में मान लेता हूं 12 12 12 मान लेता हूं। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैं विजुलाइज करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से आपको देखना है यहां पर। और मैं आपको कुछ ऐसा अल्टरनेट सिखाने जा रहा हूं जो कि आप रेमो मंत्रा के नाम से जीवन भर याद रखिए, आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये मैं वो चीज़ बता रहा हूं, जब ये क्वेश्चन मैंने देखा था बहुत सालों पहले तो मैं फॉर्मूला नहीं लगाना चाह रहा था, ठीक है, कि नहीं करना, और मुझे कुछ ऐसा दिमाग में आया कि इस तरह की एनालिसिस भी इस क्वेश्चन में की जा सकती है। और ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसका जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है वो अगर आपने सीख रखा है तो भूल जाओ, अच्छी बात है, याद है तो, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो आपकी एबिलिटी को इन्हेंस कर रहा हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ। ठीक है, अब देखो अगर ये मिड पॉइंट होंगे तो आप कहोगे अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ये जो वैल्यू होगी ये इसका हाफ होगी। मिड पॉइंट थ्योरम आपको ट्रायंगल में मालूम है, तो ये 6 होगा। ठीक है, पहली बार आपको टाइम लगेगा समझने में, दोबारा तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये 6 होगा। अब आप बताओ मुझे ये वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे कि जो हाइट होती है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, देखिए एरिया √3 होता है स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और जो उसका हाइट या अल्टीट्यूड होता है वो भी √3 होता है अगर साइड 2 होता है तो। अब साइड अगर आपने 12 कर दिया यानी 6 गुना कर दिया तो लेंथ कंपोनेंट 6 गुना हो जाते हैं, एरिया 36 टाइम्स। तो ये जो ओवरऑल वैल्यू आएगी ऊपर से नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी होगी 6√3। अगर आपको ये स्टैंडर्ड इक्विलेटर पता है तो ये 1 सेकंड भी नहीं लगेगा लिखने में, ऐसे लिख दोगे 6√3। तो अब देखिए ये भी आपको पता है ना कि अगर आपने यहाँ पर मिड पॉइंट लिया तो ये हाइट क्या होगा, ये हाफ होगा, 3√3 के बराबर होगा। अब देखो एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा है, इस रेक्टेंगल में जो आपने देखा साइड ये 6 है और 3√3 को अगर आप 1.7 × 3 लिखो तो ये 5.1 के आसपास है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको इधर सरकाऊंगा तो ये 6 वाली वैल्यू कम होगी, 6 वाली वैल्यू थोड़ा कम होगी, और साथ में ये हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये हाइट पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा, हाइट बढ़ेगी। तो देखो मैं जो विजुलाइज कर पा रहा हूँ ना वो विजुलाइजेशन मुझे स्क्वायर का कुछ ऐसा दिख रहा है, ये जो स्क्वायर का विजुलाइजेशन है मेरा ये कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए, ये स्क्वायर कुछ ऐसा दिखेगा। इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो ये हाइट ऊपर उठेगी और ऐसा कुछ स्क्वायर बनेगा, राइट। देखो ये जो स्क्वायर का एरिया आपको दिख रहा है ना,
ये स्क्वायर का एरिया जो भी आपको दिख रहा है, जो रेक्टेंगल आपने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, एरिया लगभग उसके बराबर ही दिख रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा चेंज तो मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली इक्वल है कि नहीं है, लेकिन आप अपनी आंखों पे थोड़ा भरोसा करके देखने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर ये एडिशनल एरिया था, इधर एडिशनल एरिया था, वो अब यहाँ जाके ऊपर चला गया लगभग। तो लगभग मुझे लग रहा है कि ये जो एरिया था यहाँ पर, ये 6 थी और 3√3 यानी 18√3 के आसपास मुझे दिख रहा था। जो मैंने स्क्वायर लिखा अभी, जो मैंने आपके सामने स्क्वायर अभी बनाया है, वो स्क्वायर में थोड़ा थोड़ा कम होगा, बट जो भी एरिया आने वाला है वो इसी के आसपास होगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल रही है। अब इतनी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको ये चीज़ें पहले दोनों ऑप्शन को ध्यान से दिखाता हूँ। पहला ऑप्शन कैलकुलेट करते हैं, दूसरा ऑप्शन उसका डबल है, तो ये 1512 हुआ माइनस 864 इंटू 1.73 रफली हुआ। ये 1.73 को मैं अगर लिखूँ 1.75 माइनस 0.02 तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 1.75 जो होता है वो 7/4 होता है, और ये वैल्यू देखना आप डिवाइड होकर 216 देगा। सो 216 इंटू 7 निकालो जरा, कितना मिल रहा है? 1400 प्लस 112, ये हो गया 1512। अब जरा ध्यान से देखना, ये वाला टर्म जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो दे रहा है 1512, यानी ये खत्म हो गया। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस से देगा मुझे प्लस, और 864 इंटू 0.02 मुझे दिख रहा है 17 से थोड़ा सा ऊपर है, 17 प्लस 8.5 का डबल। अगर यहाँ पर 850 होता और उसको आप 0.02 से मल्टीप्लाई करते तो 17 मिलता, 17 से थोड़ा ज़्यादा है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ मैंने आपको दिखाया था, विजुअली दिखाया था कि ये जो एरिया आने वाला है ये 18√3 है। 18√3 की वैल्यू किसके बराबर है बताओ? 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.7 का मतलब होता है रफली 18 इंटू 1.7, तो ये 18 हो गया प्लस 12.6, यानी 30 के ऊपर आने वाला है। ये तो 17 के ऊपर ही आया, यानी करेक्ट आंसर क्या है आपका? दूसरा वाला। देखिए मैंने आपको जो अनकन्वेंशनल अप्रोच बताई है ना, ये शायद कोई नहीं बताता है। ठीक है, कोई नहीं बताता है। लोग यहाँ पर आपको 1000 फायदे बता देंगे कि भैया ऑप्शन में नन ऑफ दीज होता तो क्या होता, XYZ होता तो क्या होता। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आप कैसे सीख रहे हो वैसे ना सीखो, बिल्कुल सीखो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि उस प्रोसेस में ना ये चीज क्यों भूल रहे हो आप, ये चीज क्यों भूल रहे हो, ये चीजें क्यों नहीं एनालाइज कर रहे हो। ऑप्शंस ऐसे आते हैं, यही नहीं हर एग्जाम में आते हैं, कैट तक ऐसे ऑप्शन आते हैं जहां पर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये एबिलिटी देखिए, हर चीज की नॉलेज होना कि भाई मैक्सिमम एरिया कैसे निकालेंगे तभी आंसर लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं बार बार इंफेसाइज करता हूं कि ऑब्जेक्टिव पेपर में जो ऑप्शंस होते हैं वो क्वेश्चंस का पार्ट होते हैं। बिना ऑप्शंस के क्वेश्चन मत लगाइए। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे अगर पकड़ा दिया जाए बिना ऑप्शन के, आप रटोगे ना क्वेश्चन, बिल्कुल आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में अगर ये सवाल आया तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि बिना कुछ जाने हुए, बिना कोई फॉर्मूला रटे हुए, बिना कोई डेरिवेशन किए हुए ये चीज आप कर सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन करने में मुझे सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। ठीक है, इसका कारण यह है कि मैं इस चीज को विजुअलाइज कर सकता हूं। ठीक है, मैं इस चीज को विजुअलाइज कर सकता हूं, तो जो अप्रॉक्सीमेशन है मेरा वो बहुत अच्छा है। आई कैन अप्रॉक्सीमेट थिंग्स रियली फास्टर, कैलकुलेशन बहुत फास्टर। मैं यहाँ लिख रहा था तो मुझे टाइम लग रहा था, शायद ये भी आपको फास्ट लगा हो। अगर मैं इसको मेंटली करूंगा तो मैं शायद और तेज करूंगा। तो ये थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा हैबिट जनरेट करिए, इन सब चीज़ों को अवॉइड मत करिए। लोगों को कई बार ये लगता है कि सब्जेक्टिव अप्रोच ही एक तरीका है एग्जाम निकालने का। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उस एग्जाम में 4 ऑप्शंस आते हैं, उनको यूज करना सीखिए। और इस तरह की चीजें कोई नहीं सिखाता है। जब मैं कहता हूँ कोई नहीं सिखाता है तो आई मीन इट। और आप तो स्टूडेंट हो, आप सब जानते हो। ठीक है, तो जो लोग बुरा बुरा कमेंट करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है, बाकी बच्चे डिसाइड करेंगे कि क्या उनके लिए यूजफुल है और क्या उनके लिए यूजफुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी फॉर्मूले वाला डेरिवेशन और का भी करा के दिखा दूंगा कि क्या होता है उसका एक्सप्रेशन। बट मैं ये आपको जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये मेरे सामने एग्जाम में सवाल आएगा तो मैं ऐसे ही करूंगा। तो मैं अगर ऐसे ही करूंगा तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो ये मैं आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बता रहा हूं कि मैं कैसे करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आपको यही सिखा रहा हूं कि इस क्वेश्चन में भी अगर बिना फॉर्मूले के हम इस चीज को लगा पा रहे हैं, क्या चाहिए? एक बेहतर कैलकुलेशन, क्या चाहिए? थोड़ा सा कॉमन सेंस। तो कई सवाल ऐसे होंगे एग्जाम में जो आपको लगेगा कि आपकी रेंज के बाहर हैं, इनका फॉर्मूला मुझे नहीं पता, कैसे करेंगे। फॉर्मूला डिपेंडेंट रहोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर आपके अंदर ये वाली सोच जगी हुई है ना, सवाल नहीं छूटेगा, हो जाएगा, भले ही उसके बारे में ज्यादा कुछ ना आता हो। ठीक है।